नमस्कार, स्वागत आप सभी का हमर छत्तीसगढ़ आप देख रहे हैं और आपके साथ मैं हूं पुनीत। चलिए खबरों की करेंगे शुरुआत और सबसे पहले बड़ी खबर की बात। रायपुर से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, नंद कुमार साय ने कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया है। कांग्रेस को अपना इस्तीफा सौंप दिया है नंद कुमार साय ने। चुनाव से पहले कांग्रेस का दामन उन्होंने थामा था। कांग्रेस में शामिल हुए थे बीजेपी को छोड़कर और कुछ समय पहले ही बीजेपी से कांग्रेस में आए और अब कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया। कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज को उन्होंने अपना इस्तीफा भेजा है। तो ये बड़ी खबर आपको इस वक्त बता रहे हैं। कांग्रेस छोड़ दी है नंद कुमार साय ने और प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज को अपना इस्तीफा उन्होंने दे दिया है। ये बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं। नंद कुमार साय जो बीजेपी के कभी दिग्गज नेता हुआ करते थे, छत्तीसगढ़ के जो बड़े नाम बीजेपी की तरफ से आते थे उसमें नंद कुमार साय का नाम हुआ करता था। राज्यसभा के सांसद भी रहे और उसके बाद बीजेपी को छोड़कर कांग्रेस में चुनाव से पहले शामिल हुए थे और टिकट इनको हालांकि नहीं मिल पाया और इसके बाद जब विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को हार का मुंह देखना पड़ा तो अब उन्होंने कांग्रेस को भी अलविदा कह दिया है। ममता हमारी सहयोगी हमारे साथ लाइव जुड़ी हुई हैं, सीधे उन्हीं के पास चलते हैं और उनसे जानकारी लेते हैं। ममता, अब एक बड़ा चौंकाने वाली खबर ये सामने आती है कि नंद कुमार साय जो है वो भी पार्टी छोड़ रहे हैं। इसके पहले भी तमाम नेता पार्टी छोड़ चुके हैं और बीजेपी से आए थे, बड़े नेता के तौर पर उन्हें जगह दी गई थी पार्टी में। टिकट भले ही नहीं मिला लेकिन उन्होंने भी पार्टी को अलविदा कह दिया। प्रवेश निषेध जो है लिख दिया गया है। देखिए, नंद कुमार साय के बंगले के बाहर मौजूद है और आप ये देख सकते हैं कि यहाँ पर अब भीतर जो है वो दरवाजा बंद करके वो अंदर हैं और किसी से वो मुलाकात नहीं कर रहे हैं। अमूमन ये होता है कि जब भी नंद कुमार साय जैसे कांग्रेस में शामिल हुए थे उसके पहले भी अगर हम बात करें तो वो लगातार बाइट के लिए तैयार रहते थे और ये जो बंगला है यहाँ पर आप कभी भी जो है वो उनसे मुलाकात कर सकते थे। लेकिन अभी आप देखिए कि भीतर नंद कुमार साय हैं, दरवाजा उन्होंने बंद करके रखा हुआ है, किसी से मिलना नहीं चाहते हैं, मीडिया से कोई बात नहीं करना चाहते हैं। इस्तीफा हमने आपको दिखा दिया कि नंद कुमार साय जो है उन्होंने किस तरह से इस्तीफा दिया है और अगर हम बात करें तो इस्तीफे को लेकर कोई खास कारण जो है वो उन्होंने उस तरह से देखा जाए तो नहीं बनाया है। थोड़े दिन पहले जब नंद कुमार साय बीजेपी में कांग्रेस में शामिल हुए थे बीजेपी से, तो उसके बाद काफी कांग्रेस भवन में बड़ा एक तरह से कह सकते हैं एक बड़ा उत्सव की तरह हुआ था और कांग्रेस ने इसको अपनी एक बड़ी जीत के तौर पर प्रोजेक्ट किया था। राजीव भवन में एक बड़ा कार्यक्रम आयोजित किया गया था और उस समय जो पूर्व मुख्यमंत्री जो भूपेश बघेल है वो उस समय मौजूद थे। तमाम पार्टी के बड़े लीडर्स, कैबिनेट जो मंत्री हैं उनको शामिल होने के लिए कहा गया था, विधायक सांसद सभी मौजूद थे और उसके बाद उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस ली थी और उन्होंने ये भी कहा था कि बीजेपी में उस तरह की तवज्जो उन्हें नहीं मिली थी जैसा उनको मिलना चाहिए था। वो एक वरिष्ठ बड़े आदिवासी लीडर हैं लेकिन उस तरह का सम्मान नहीं मिला और उनका कहना था कि कांग्रेस में वो बिना किसी जो है वो अपेक्षा के वो यहाँ पर आए हुए हैं और उसके बाद जो है वो पार्टी में शामिल हुए थे। हालांकि कांग्रेस से भी उनको टिकट नहीं दी गई थी, विधानसभा में कोई टिकट नहीं दी गई थी और अब चूंकि पार्टी की हार हो गई है ये माना जा रहा है कि नंद कुमार साय भी ये मान करके चल रहे थे जैसे कि पूरा एक पॉलिटिकल सिनेरियो जो है वो चल रहा था और तमाम लोगों का एक आकलन यही था कि कांग्रेस जो है वो दोबारा सरकार बना रही है। तो ये कहा जा रहा है कि नंद कुमार साय को भी ये लगा था कि कांग्रेस जो है वो दोबारा सरकार बना सकती है या बना रही, उनका भरोसा रहा और ऐसे में उन्हें लगा था कि कांग्रेस में शायद वो किसी बड़े पद पे जाएंगे या आने वाले समय में जो है वो उनको जैसे सम्मान की बात वो कह रहे थे बीजेपी में, जिसको लेकर उन्हें लगता था कि बीजेपी में ऐसा सम्मान नहीं मिल रहा है, कांग्रेस में वैसा मिलेगा। लेकिन पार्टी हार गई और उसके बाद अब थोड़े दिन पहले ही हमने नंद कुमार साय से जो है वो बात की थी, न्यूज 18 एक्सक्लूसिव बात की थी, तब उनसे पूछा भी था कि आपका इरादा क्या है। तब हालांकि उन्होंने इनकार कर दिया था। ये जरूर है कि उन्होंने ईवीएम पे सवाल उठाए थे कि ईवीएम की वजह से जो है वो बीजेपी जीती है और लेकिन अब अगर हम बात करें तो नंद कुमार साय ने आज इस्तीफा सौंप दिया है और इस्तीफे के बाद ये नहीं है कि अमूमन जो लोगों ने इस्तीफा सौंपा, थोड़े दिन पहले मोहित किरकेट्टा जो है जो पालीताना खार के जो पूर्व विधायक हैं उन्होंने इस्तीफा सौंपा था लेकिन बाद में वो इस बात को उनको जो है मलकीत सिंह गेंदू जो प्रभारी महामंत्री उन्होंने मनाया तो वो मान गए थे। लेकिन उसके बाद अगर हम बात करें तो 2 दिन पहले चुन्नीलाल साहू जो है जो पूर्व विधायक हैं कलतरा के, उन्होंने इस्तीफा सौंपा है
अब उसके बाद में नंद कुमार साय जो है उन्होंने इस्तीफा सौंप दिया है और इस्तीफा सौंपने के बाद अमूमन लोग जैसे खुलकर के बात करते हैं, वो कारण बताते हैं, लेकिन नंद कुमार साय जो है वो बात नहीं कर रहे हैं और इस बंगले के भीतर वो मौजूद है, किसी से मुलाकात नहीं कर रहे हैं और धीरे धीरे जैसे ये खबर पहुंची है मीडिया की बड़ी भीड़ यहाँ पर लग गई है। अमूमन देखा जाए तो वही स्थिति यहाँ पर दिखाई दे रही है जब उन्होंने बीजेपी छोड़ी थी और बीजेपी छोड़ने के बाद जो है ये बंगला पूरी तरह से एक तरह से कहें कि पूरी तरीके से बंद कर दिया गया था और किसी को भी एंट्री नहीं हो रही थी। ये तक नहीं पता चल रहा था कि नंद कुमार साय इस बंगले में है या नहीं है। ये कहा जा रहा था किसी गुप्त स्थान पे ले जाया गया और जिस समय पर उनको कांग्रेस में प्रवेश करना था उसके बाद में जो महापौर जो एजाज ढेबर वो यहाँ पर पहुंचे थे और वो उनको लेकर के आए थे और काफी भीड़ वहां पर इकट्ठी हुई थी और कांग्रेस जो है वो ने बताया था कि नंद कुमार साय अब आ गए, उनके पीछे पीछे और भी बड़े आदिवासी लीडर्स जो हैं वो कांग्रेस में शामिल होने वाले बीजेपी के। हालांकि ऐसा कुछ हुआ नहीं लेकिन अब नंद कुमार साय जो है उन्होंने कांग्रेस को भी एक तरह से कहा कि झटका दे दिया है और उन्होंने इस्तीफा दे दिया। अब देखने वाली बात ये होगी कि क्या वापस बीजेपी में वापसी की कोशिश करते हैं या नहीं करते हैं, ये तो उनसे बात करने के बाद पता चलेगा। लेकिन एक बड़ा पॉलिटिकल सिनेरियो जो है वो बड़ी राजनीतिक हलचल जो है वो नंद कुमार साय को लेकर दिखाई दे रही है। यहाँ पे जो उनके साथ जो तमाम जो लोग रहते हैं वो बात करने से बच रहे हैं और कोई भी किसी से भी नहीं मिल रहे हैं। जो उनके आसपास जो पीए रहते हैं, तमाम लोग रहते हैं, आप देख सकते हैं कि यहाँ पर सिक्योरिटी खड़ी हुई है और भीड़ यहाँ पर धीरे धीरे इकट्ठी हो रही है क्योंकि नंद कुमार साय जो है वो अपने बेबाक बयान को लेकर भी जाते हैं और जो उनके पीए और तमाम लोग जो हैं जो उनके बारे में हमेशा जानकारी देते हैं, प्रेस रिलीज जारी करते हैं, पुर्णेश्वर लहरे और तमाम लोग हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। ये इस्तीफा दे दिया नंद कुमार साय ने। मेरे को एक्चुअली इस बारे में कुछ जानकारी नहीं है, मुझे भी आपके थ्रू पता चला तो मैं बंगला आया। है ना? आप उनके मीडिया एक तरह से वो थे कि मीडिया संभालते थे, हैंडल करते थे। जी मीडिया जरूर संभालता था लेकिन इस विषय में मुझे कुछ भी जानकारी नहीं है। कुछ भी जानकारी नहीं। तो अभी अंदर है क्या साहब? कहाँ है, क्या है, कुछ अभी तो अंदर से आप आए हैं और अंदर है साहब? से अंदर गया था लेकिन अंदर तो नहीं थे ना। अच्छा, तो आपसे भी नहीं मिल रहे हैं? जी मैं भी नहीं मिल पाया हूँ अभी तक। अमूमन होता है कि जो भी जानकारी होती है नंद कुमार साय की वो आप जानकारी जो है वो मीडिया को देते हैं? जी बिल्कुल भी, जो भी जानकारी मुझको रहता है उसको मीडिया तक मैं रखता हूँ लेकिन इस विषय में अभी कुछ जानकारी नहीं है। अभी आखिरी बार कब मिले थे? आखिरी तो मैं कल ही मिला था लेकिन कल सामान्य तौर से मिला था, सामान्य बातें हुई थी लेकिन ऐसी कुछ जानकारी नहीं थी मुझको। थोड़े व्यथित नजर आ रहे थे क्या? नहीं एकदम नॉर्मल जैसे रहते हैं वैसे नॉर्मल रहते हैं वैसे। आज सुबह से आपकी मुलाकात नहीं? आज तो नहीं हुआ, कल हुआ था मुलाकात। तो अभी आपकी भी एंट्री नहीं हो रही क्या अंदर? नहीं अंदर जरूर होगी एंट्री लेकिन अंदर है नहीं कि नहीं है पता नहीं, मैं पता किया भीतर एकदम जो अंदर कमरा है। बीजेपी प्रवक्ता राजीव चक्रवर्ती इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं, उनसे बात कर लेते हैं। राजीव चक्रवर्ती साहब, नंद कुमार साय जी ने पहले बीजेपी छोड़ी, अब कांग्रेस छोड़ी, आप लोगों से बात हो रही है क्या? मुलाकात करने के लिए आए थे क्या बड़े नेताओं से? देखिए उन्होंने अपने मन से इस्तीफा दिया और उन्होंने आज फिर कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया। ये नंद कुमार साय जी के अपने मन की बात है लेकिन एक बड़े नेता के रूप में हम उनका आदर करते हैं और स्वागत करते हैं और एक सम्मान करते हैं। और उन्होंने पार्टी को छोड़ दी, उसके बावजूद भी हमने कभी उनके खिलाफ पार्टी लाइन में कभी कोई गलत शब्द या कोई असंसदीय कोई भाषण या कोई उनके कुछ भी नहीं कहा गया। वो सम्मानीय है और उनकी वरिष्ठता का बहुत सम्मान है और बुजुर्ग वेटरन पॉलिटिशियन है, एक उनका सम्मान है, उनका आभा मंडल है। वो जिस पार्टी में भी रहे उनका सम्मान रहेगा, एक राजनीतिज्ञ के रूप में उनका मान सम्मान सदा बना रहेगा। आपने कहा स्वागत है, ये भी आपने कहा, तो स्वागत है तो इसके मायने बहुत सारे हो सकते हैं। बहुत शुक्रिया आपका और ममता आपका भी इस जानकारी के लिए। बढ़ते आगे, विधानसभा की कार्यवाही कल तक के लिए स्थगित कर दी गई है। विधानसभा का शीतकालीन सत्र 3 दिनों का रखा गया और दूसरे दिन राज्यपाल का अभिभाषण आज हुआ है। छत्तीसगढ़ में गुड गवर्नेंस हो, जो वादे किए गए हैं वो पूरे हों, राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में ये कहा है। पक्ष और विपक्ष दोनों की भावनाओं का पूरा सम्मान हो। उन्होंने ये भी कहा अपने अभिभाषण में कि सरकार ने 18 लाख आवास का वादा जो किया है वो पूरा किया जाएगा। सरकार प्रदेश के विकास की दिशा में पूरे मनोयोग से काम करेगी। जीवन स्तर उन्नयन के लिए हर संभव कदम उठाए जाएंगे। राज्यपाल का अभिभाषण एक बहुत महत्वपूर्ण भाषण होता है जिससे सदन को
सरकार के आने वाले एक साल में जो गतिविधियां है जो करने जा रही है उसके बारे में पता चलता है। लेकिन राज्यपाल जी के अभिभाषण को मैं ये कहूंगा कि ये शून्य रहा, 0/पराठा रहा। यही मैं राज्यपाल के अभिभाषण को सरकार के द्वारा जो बुलवाया गया है, सरकार को यही कहूंगा कि आपने कोई योजना ही नहीं बनाई है, किसी तरह का कोई काम करने की सोच नहीं है आपकी, साल भर में आप क्या करेंगे। इसलिए राज्यपाल के अभिभाषण को मैं 0 कहूंगा। देखिए, जब से सरकार जब कांग्रेस पार्टी की सरकार थी, आदरणीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी की सरकार थी, तब इस 5 साल में हमने दो चीजों पे रोक लगा दी थी। एक, किसानों ने आत्महत्या नहीं की, और दूसरा, नक्सली घटनाओं पे बहुत कमी ला दी थी। लेकिन जैसे ही सरकार बदली है, ये दोनों किसान की आत्महत्या एक अभी हमें समाचार पत्रों के माध्यम से पता चला है। हमारी जांच टीम भी वहां गई थी, उन्होंने अपना रिपोर्ट सबमिट किया है, और ये आत्महत्या जो हुआ है, उनके घर वालों से बात करने पर पता चलता है कि कर्ज के कारण हुआ है। इस चुनी हुई सरकार का प्रथम विधानसभा सत्र प्रारंभ हुआ है। अनुपूरक बजट और महामहिम राज्यपाल जी के अभिभाषण पर। अनुपूरक बजट कल आएगा, आज महामहिम राज्यपाल जी का अभिभाषण होगा। सरकार का एजेंडा और सरकार का जो जनता से किया गया वादा, उस वादों को पूर्ण करने के लिए जो आवश्यकता थी, उसको पूर्ण रूप से आज इस अनुपूरक बजट के माध्यम से रखे हैं। सबसे बड़ी बात यह थी कि छत्तीसगढ़ की सरकार जो पूर्व में थी, जिन्होंने गरीब परिवारों के हक को छीना था, 18 लाख परिवार ऐसे थे जिनको। रायपुर से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, सीएम विष्णुदेव साय ने अनुपूरक बजट का प्रस्ताव आज रखा है विधानसभा में। 12,992 करोड़ रुपए का अनुपूरक बजट होगा। प्रधानमंत्री आवास योजना जो 18 लाख आवास की बात जो कही है और आते से जिसको स्वीकृति दी गई है, इसके लिए 3,799 करोड़ का प्रावधान इसमें किया गया। धान पर बोनस के लिए 3,800 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया, जो 2 साल का बोनस दिया जाना है उसमें। इसके अलावा महतारी बंधन योजना के लिए 1200 करोड़ का प्रावधान इसमें किया गया है। कुल मिलाकर 12,992 करोड़ का प्रावधान अनुपूरक बजट के लिए किया है। तो सरकार बन चुकी है, विधानसभा में विधायकों ने अपनी शपथ भी ले ली है, और साथ ही साथ अब विधानसभा स्पीकर भी चुन लिए गए हैं और कामकाज अब शुरू हो चुका है। इधर राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में 18 लाख पीएम आवास गरीबों को देने की बात भी कह डाली है, लेकिन अब इस पर सियासत शुरू हो चुकी है। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने सरकार की ओर से पेश किए अनुपूरक बजट पर सवाल उठाए हैं और कहा है कि बीजेपी ने राज्य में 18 लाख आवास बनाने की बात कही थी, लेकिन अनुपूरक बजट में भी ऐसी कोई चीज नहीं दिखाई दे रही है। उन्होंने कहा कि बीजेपी जिन वादों को लेकर जनता के बीच गई, सरकार बनने के बाद वो उस दिशा में कदम बढ़ाती हुई नजर नहीं आ रही है। बीजेपी नेता बृजमोहन अग्रवाल ने इस पर पलटवार किया और कहा कि पीएम आवास के वादे समेत पीएम मोदी को दी गई सारी गारंटियों को छत्तीसगढ़ में बीजेपी की सरकार पूरा करने का काम करेगी। 18 लाख आवास की बात करते हैं, लेकिन वो राशि दिखाई पड़ नहीं रही है, क्योंकि पिछले समय जो 7.5 लाख आवास की पहली किस्त हम लोगों ने दिया था, करीब 1700-1800 करोड़ रुपया, वही इसी राशि का उल्लेख है। इसका मतलब ये है कि या तो वो नए लोगों को देंगे या फिर वो जो पहले किस्त मिल चुका है उन्हीं को दूसरा किस्त देंगे। आज जो बजट आया है, उस बजट में जो मोदी जी की गारंटी है, मातृ वंदन योजना के लिए पैसा रखा गया है, प्रधानमंत्री आवास के लिए पैसा रखा गया है, धान के लिए जो धान 21 क्विंटल 3100 रुपए में खरीदने की बात है, उसके लिए पैसा रखा गया है। मुझे लगता है ये तो पहली सरकार है जो बनते ही साथ जो मोदी जी की गारंटी जो वादे किए हैं, और उनके लिए जब मुख्य बजट आएगा तो आप देखिएगा कांग्रेस। और आइए, हमारे दो खास मेहमान इसी मुद्दे पर चर्चा करने के लिए जुड़े हुए हैं। उमेश घोरमड़े साहब बीजेपी के प्रवक्ता हैं। उमेश जी, आपका बहुत स्वागत। सत्यप्रकाश सिंह कांग्रेस प्रवक्ता हैं। सत्यप्रकाश जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। सत्यप्रकाश जी, अभी तो सरकार ने कामकाज संभाला है, पहला अनुपूरक बजट कल आने वाला है, और अभी से आप सवाल उठाने लग गए। पुनीत जी, देखिए,
सवाल उठाने के बाद हमारी नहीं है बात है, जनता ही सवाल उठा रही है। देखिए मैं वो हर डिबेट में बोलता हूँ कि इन्होंने जो 2-3 वादे जो दिसंबर से बात की थी, जैसे किसानों की 3100 की बात दिसंबर से की थी, मातारी वंदन की दिसंबर से की थी, सिलेंडर की दिसंबर से की थी, ये पीएम आवास की दिसंबर से की थी, तो हम तो वही 3-4 वादे की बात बस अभी कर रहे हैं जो दिसंबर से उन्होंने बोला था। आप बाकी छोड़ दीजिए ना, आप बाकी इनके लिए आपको 4 महीने चाहिए, 6 महीने चाहिए, 1 साल चाहिए, ठीक है आप लीजिए, मगर जो वादे आपने दिसंबर से बोले थे उसकी बात हो रही है। और देखिए आप यहीं भी देखिए, आपने जो अनुपूरक बजट आया है, आप उसमें महतारी बंधन के आपने रखा है 1200 करोड़, ठीक है। अगर आप देखिए मार्च, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, मतलब 4 महीने, मुख्य बजट से पहले आपको 4 महीने तक आपको महिलाओं को देना पड़ेगा। और 1 करोड़ 2 लाख के आसपास महिला वोटर है। अगर मैं 60-70 लाख भी महिलाएं मान लेता हूं, चलिए छोड़ दीजिए, तो भी आपका करीब करीब 4 महीने का 3200 करोड़ बनता है। तो आप बताइए 1200 करोड़, तो किस हिसाब से आप वो 1200 करोड़ बोल रहे हैं। अब आप उसी पे धान में आ जाइए, धान में इन्होंने बोनस का बात की है, 3100 खरीदने की बात नहीं की है, प्रावधान कहीं नहीं है। और उसमें भी अगर आप 3100 और जो अंतर राशि होता है 917 पर क्विंटल, मतलब करीब 8000 करोड़, वो कहीं नहीं है। पीएम आवास पे भी आ जाता हूं, पीएम आवास आप देख लीजिए जो इन्होंने रखा है, उसमें उल्लेख यही है कि पुराना दिया जाएगा। तो मतलब या तो जो हमने किस्त दिया था पहली किस्त, ये दूसरी किस्त है, तो आपने नया जो 18 लाख बोला उसका तो कहीं जिक्र नहीं है। और अगर वो नया भी है 3,799 करोड़ मान ले, तो नया भी है, तो भी आप देखिए 18 लाख के हिसाब से 3,700 करोड़ नहीं होता, उससे ज्यादा करीब जाएगा, 10,000 करोड़ के आसपास जाएगा। तो आप क्या दिखाना चाह रहे हैं? मतलब ये तो वही जनता को आपने दूर से दिखाया, बहुत अच्छा सुहावने सपने दिखाए, जब जनता के पास गई तो देने की बारी आई तो फिर ये हिसाब किताब, हाँ बिल्कुल सही बात है, ये हिसाब किताब जो आपने कैलकुलेट किया, ठीक है कैलकुलेट किया है, उस हिसाब से तो फिर मामला फिट नहीं बैठ रहा। उमेश गोरमोड़े साहब, ये आपको 4 महीने तक करना पड़ेगा, क्योंकि बृजमोहन अग्रवाल कह रहे हैं कि अगला बजट तो आने दीजिए, लेकिन आपने तो दिसंबर से कही थी बात, और दिसंबर के लिए जो बजट आपने रखा है ये तो नाकाफी है, 1/4 के आसपास ही बजट नजर आ रहा है। क्या 1 महीने देंगे उसके बाद नहीं देंगे? देखिए पुनीत जी, ये छटपटाहट, ये घबराहट बता रही है कि अभी अभिभाषण आया है, कल उस पर चर्चा होगी, बजट आएगा, धरातल पर जब वो योजना उतरेगी, माताओं बहनों तक जब वो राशि पहुंचेगी, किसानों को खाते में जब वो बोनस की राशि पहुंचेगी, तो ये बौखलाए कांग्रेसी लौटने लगेंगे। इसका उदाहरण यहाँ पर दिख रहा है। और जिस प्रकार से हमने जो तमाम वादे किए हैं, जो हमने गारंटी दी है, उसको पूरा करने की जिम्मेदारी हमारी है, और उस गारंटी को हम पूरा करेंगे, जिसकी शुरुआत, जिसका प्रारंभ, जिसका शुभारंभ छत्तीसगढ़ की जनता के हित के लिए आज से हमने कर दिया है। और निश्चित तौर पर ये तो अनुपूरक बजट है, आने वाले समय के अंदर और बजट निकल करके आएंगे, और एक एक वादा, एक एक गारंटी भारतीय जनता पार्टी की सरकार पूरा करेगी। ये इस प्रदेश के किसानों को विश्वास है, माताओं बहनों को विश्वास है, युवाओं को विश्वास है, छत्तीसगढ़ की जनता। सत्यप्रकाश सिंह साहब जब जुड़े तो उन्होंने, मैंने यही पूछा कि भाई सरकार ने अभी कामकाज संभाला है, अभी वादे किए हैं, धीरे धीरे धरातल पर आएंगे, लेकिन उन्होंने बात जो की, उन्होंने एक भी बात इधर उधर की नहीं की, उन्होंने सीधे फैक्ट बताया, डेटा बताया कि इतना होना चाहिए, इतना ही किया गया है। तो इसके बारे में आपका क्या ख्याल है, और इसके बारे में आपके पास क्या डेटा है? देखिए, अभी अभिभाषण आया है, और अभिभाषण को लेकर के ही पूर्व मुख्यमंत्री जी का जिस प्रकार से बयान निकल करके आया, और पूर्व उच्च शिक्षा मंत्री का भी जो बयान निकल करके आया, उसको कोट करते हुए मैं कहना चाहूंगा कि ये धूल इनके आंखों पे जमे हुई है, और ये आईना साफ करके देखना चाहते हैं। ये बीते 5 वर्षों वाली सरकार नहीं है, जब आप महज 250 करोड़ का प्रावधान बेरोजगारी भत्ता के लिए करते थे और लगातार 5 वर्षों तक युवाओं को छलते थे, ये उस तरीके का नहीं होगा साहब। यहाँ पर जो 1200 करोड़ के प्रावधान हुए हैं, यहाँ पर बोनस के लिए जो प्रावधान हुए हैं, ये निश्चित तौर पर ये शुभारंभ है। मैंने पहले ही कहा, मैंने इधर उधर की बात नहीं की, मैंने पहले ही कहा यह शुभारंभ है, और लगातार इसमें एलोकेशन होगा, आगे बजट आएगा, और बजट में भी प्रावधान होगा, आगे लाते रहेंगे सत्यप्रकाश जी, आगे भी लाते रहेंगे, कमी होगी तो फिर ले आएंगे, क्या दिक्कत है? धान का बोनस की, ठीक है, खुद भी बोल रहे बोनस की बात, तो धान 3100 कब से खरीद देंगे? मतलब मार्च के बाद खरीदेंगे, आगे तो बजट मार्च में आएगा ना, तो आप सीधा बोलिए कि जो 3100 हम देंगे वो अप्रैल से देंगे, मई से देंगे, तो ये सीधा से छलने का काम। ये आगे बजट, वही तो आगे बजट मतलब आप महतारी बंद दिसंबर में देंगे, जनवरी फरवरी मार्च नहीं देंगे, तो आप सीधा आप खुद मान रहे हैं ना कि हम आगे से देंगे, मतलब मुख्य बजट के बाद देंगे।
तो ये जनता भी देख रही है। वहीं मैं बार बार बोल रहा हूँ, इन्होंने छला है पूरी तरीके से। अब आप बात कर लीजिए, चाहे बिजली बिल, इनके विजय शर्मा जी सीधा मना करते हैं, तो ये सब चीजें जो जनता के हित की उसको छीनने का काम कर रहे हैं। आप जैसे बजट की बात हो, बिजली बिल, हाफ बिजली बिल की बात हो, धान खरीदी की बात हो, सब जनता को दिखा के छीनने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन जनता इनको उसी घोषणा पत्र के आधार पर, महिलाओं ने उसी घोषणा पत्र के आधार पर इनको समर्थन दिया था। आज मैं एक पूरी छोटी सी बात बोलना चाहूंगा। मैं खुद व्यक्तिगत तौर पर एक कार्यालय में बैठा हुआ था, पार्षद कार्यालय, वहां पे महतारी जो आ रही थी फॉर्म देने, वो बोल रही है कि हमको बोला गया था दिसंबर से आएगा, मगर आ नहीं रहा है। छटपटाहट क्यों है? 10 ही दिन तो हुए हैं, इतने घबराहट में क्यों आप लोग बौखलाए क्यों? अरे सुन लो ना भाई, सुन लो। अरे किसानों की बात करते ना, अरे सत्य प्रकाश सुन लीजिए। नहीं, इधर उधर नहीं जाना। अभी देखिए, अभी सुनिए उमेश जी और सत्य प्रकाश जी, देखिए आप दोनों सुनिए। अभी हम बात कर रहे हैं, सरकार नई बनी है, वादे जो किए हैं उनको पूरा करने की बात हो रही है। विपक्ष का काम है कि आपने जो वादे किए उनको याद दिलाना, उमेश जी, ठीक है, और वो याद दिलाने का काम कर रहा है। पिछली सरकार का कामकाज जो नहीं हुआ और जिसकी वजह से पिछली सरकार जो है अब विपक्ष में बैठी हुई है, उसको तो याद दिलाने से कोई मतलब नहीं है। अभी तो आपको अपनी परफॉर्मेंस दिखानी है, पुरानी परफॉर्मेंस को अभी भूलना पड़ेगा ना। अब तो आपको परफॉर्म करना है। देखिए, शुभारंभ इसीलिए तो हुआ है, छत्तीसगढ़ की जनता ने बड़ी उम्मीद से हमें चुना है। हमने जो कमिटमेंट किए हैं, जो वादे किए हैं, उसको अक्षरशः, मैं फिर कह रहा हूं, अक्षरशः उसको हम पूरा करेंगे। इसमें कहीं कोई संशय छत्तीसगढ़ की जनता को नहीं है। और ये तो अभी भाषण आया है, ये पहला अनुपूरक बजट लेकर के आए हैं और ये नाना प्रकार के सवाल उठाए। ये किसानों की बात कर रहे थे, अभी आपने बहुत गंभीरता से सुना होगा। इनके पूर्व उच्च शिक्षा मंत्री उमेश पटेल जी का बयान अभी सुन रहा था मैं आपके माध्यम से। वो कह रहे थे किसान ने आत्महत्या कर ली, उसका कारण भी वो बता रहे थे कि वो कर्ज के बोझ तले दबा हुआ था। क्या बीते 5 वर्षों में हमारी सरकार थी? ये भ्रम फैलाएंगे। डिबेट में भी ये झूठ बोल रहे थे, लगातार ये आरोप लगा रहे थे। हमने टाइम बाउंडिंग कहा है, 25 तारीख को सुशासन दिवस, हमारे मोदी की गारंटी हमारे घोषणा पत्र में था कि 25 तारीख को हम 2 वर्ष का बकाया बोनस देंगे। और महतारी वंदन के लिए भी 1200 करोड़ का प्रावधान हुआ है। और ये केवल 1-2 दिन 4 दिन की योजना नहीं है, ये लगातार चलेगी। कब से मिलेगा? लगातार देखिए, कब से मिलेगा? मैं बता रहा हूं सर, महामहिम राज्यपाल महोदय जी का अभिभाषण आया है। कल उस पर विस्तार से चर्चा होगी। आप भी सदन को कवर करेंगे, मैं भी सदन की कार्यवाही देखने के लिए जाऊंगा और वो स्पष्ट हो जाएगा छत्तीसगढ़ की जनता के सामने। इसमें कहाँ कोई संशय है? अभी नहीं मालूम। कल तक का इंतजार क्यों नहीं कर लेते सत्य प्रकाश जी? चर्चा हो जाए। सत्य प्रकाश जी, सवाल उठा रहे हैं आप, कल तक का इंतजार नहीं कर सकते? अभी नहीं मालूम है उनको? हम तो विपक्ष के नाते इंतजार कर लेंगे कल तक, मगर वो महिलाओं का क्या करें जो इंतजार नहीं कर पा रही है? वो महिलाओं का क्या करें जिन्होंने वोट दिया था ये सोच के दिसंबर दे गए? उन किसानों का क्या करें जिन्होंने धान रोक रखा था कि 3100 मिलेगा? और देखिए, अभी तक उमेश जी ने नहीं बताया 3100 कब से मिलेगा। सिर्फ बोनस की बात कर रहे हैं। अच्छी बात है, आपने उसकी क्षमा मांगी कि हम बोनस नहीं दे पाए, आप दे रहे, अच्छी बात है, उसका मैं भी स्वागत करता हूं व्यक्तिगत तौर पर। मगर उसकी क्या 3100 की बात अभी तक नहीं बोल रहे किसानों की। वही मैं बोल रहा, देखिए, राजीव गांधी किसान योजना की चौथी किस्त जो बजट में प्रावधान था उसको रोक के बैठे हुए, मतलब जो गरीबों का हक है उसको रोक के बैठे हुए। तो भाई हम तो विपक्ष से इंतजार कर लेंगे, कल हम एक सवाल उमेश जी, देखिए बहुत महत्वपूर्ण सवाल है और ये कांग्रेस की तरफ से सवाल नहीं है, क्योंकि खबरें देखिए लगातार आ रही है कि किसानों ने अभी तक धान नहीं बेचा है, तो उसके बारे में एक सवाल जो है वो लगातार हमेशा से बना हुआ है कि सरकार इस बारे में फैसला कब लेती है। बहुत शुक्रिया, समय की कमी है, वरना इस चर्चा को और भी आगे हम बढ़ाते। और इसी के साथ इस बुलेटिन में